नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। ब्रिटेन की संसद में चुनकर पहुंचने वाले पहले एशियाई वो थे। महान शिक्षाविद, राजनेता व ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी की जन्म जयंती पर आज बात करेंगे उनके जीवन की रोचक बातें। दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के जनक थे और उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। दादा भाई उच्च राष्ट्रवादी, राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक भी थे। एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी थी। अनेक संगठनों का निर्माण दादा भाई ने किया था। गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार नाम का साप्ताहिक उन्होंने 1851 में निकाला था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उन्होंने बनाई थी। अन्यत्र लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर वो बने थे। चलिए जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। और दादा भाई नौरोजी कौन थे, क्या था, कहाँ उनका जन्म हुआ था, सब बात आज करेंगे। लेकिन एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री है, वो सुनते हैं। दादा भाई नौरोजी। आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणक बाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता न थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे, अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्स्किन पेरी ने उन्हें सलाह दी। दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो। लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। इसकी तुम चिंता न करो। तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम
जाने की तैयारी करो। सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी मां और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। बॉम्बे में एक गरीब पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब दादा भाई 4 साल के थे तब उनके पिता नौरोजी पलनजी दोदी का मृत्यु हो चुका था। उनकी माता मानेकबाई ने इनकी परवरिश की। पिता के देहांत के बाद इनके परिवार को बहुत सी आर्थिक परेशानियां का भी सामना करना पड़ा। इनकी माता अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी अंग्रेजी शिक्षा देने का वादा किया। दादा भाई को अच्छी शिक्षा देने में उनकी माता का विशेष योगदान था। दादा भाई की शादी 11 साल की उम्र में 7 साल की गुलबाई से हो चुकी थी। उस समय भारत में बाल विवाह का चलन था। दादा भाई के 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां भी थी। दादा भाई की शुरुआती शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से हुई। उनके बाद दादा भाई ने एलिफेंट कॉलेज में बॉम्बे में पढ़ाई की। उन्होंने दुनिया के साहित्य के बारे में पढ़ाई की थी और दादा भाई गणित एवं अंग्रेजी में बहुत अच्छे थे। इसी कारण 15 साल की उम्र में ही दादा भाई को क्लेयर से द्वारा स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो चुकी थी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक अंग्रेजों द्वारा भारत के बेकसूर लोगों पर अत्याचार करने और उनके शोषण पर लेख लिखा करते थे। इनके अलावा दादा भाई नौरोजी इस विषय पर भाषण दिया करते थे। ऑडियो डॉक्यूमेंट्री का दूसरा भाग है, वो सुनते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वो वहीं स्कूल में मास्टर हो गए और कुछ समय बाद कॉलेज में गणित के सहायक प्राध्यापक बने। 25 वर्ष की कम उम्र में वो गणित तथा सामान्य विज्ञान विभाग के प्रोफेसर बना दिए गए। तत्कालीन पश्चिमी शिक्षा के इतिहास में वो पहले भारतीय थे जिन्हें प्राध्यापक का पद प्राप्त हुआ था। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया। तुम इससे पूछो। अरे भाई कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो? जी, मैं दादा भाई हूँ। दादा भाई? और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें। अरे लड़कियां पढ़ेंगी हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना। अरे जाओ कुछ और काम करो। सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी। वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। इसके साथ ही उन्होंने प्रौढ़ों को शिक्षित करने और उनके ज्ञानवर्धन के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना भी की। भारत की जनता में राजनैतिक चेतना दादा भाई ने ही पैदा की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को सरकारी नौकरी में नहीं लेती थी। दादा भाई इंग्लैंड की जनता तक इस आवाज को पहुंचाना चाहते थे।
उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए अन्याय और अत्याचार तथा किसानों की दुर्दशा की ओर भी अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। धीरे-धीरे भारतवासियों को यह विश्वास होने लगा कि यदि सब मिलकर आंदोलन करें तो वे उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके वे सर्वथा योग्य हैं। दादा भाई नौरोजी ने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रगतिशील विचारों के सिद्धांतों से उजागर किया था, जिन पर वह विश्वास करते थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के समान व्यवहार में विश्वास किया और हमेशा महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का महत्व को उठाया। दादा भाई नौरोजी समानता और बंधुत्व के सिद्धांत के कट्टर विश्वासी भी थे। यह जाति आधारित भेदभाव के कई रूपों के खिलाफ थे। उनकी नाराजगी में परिलक्षित होता है जिनके खिलाफ उन्होंने बात की थी। वैधता प्राप्त अंग्रेजों के नस्लीय वर्चस्व के सिद्धांत के प्रचार का भी उन्होंने खंडन किया था। दादा भाई नौरोजी के भीतर बैठे अर्थशास्त्री ने उन्हें ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारत के धन के निकास लूट की बारीकी से विश्लेषण करने की अनुमति दी। दादा भाई नौरोजी के इस विश्लेषण का मुख्य कारण सरकार के विभिन्न रास्तों के कारण उन पर पड़ने प्रभाव के साथ-साथ भारतीय के फायदे को समझाने का और उनके नक्शे बनाने के अपने प्रयास का आधार था। विनिमय की गतिशीलता के एक करीबी अध्ययन के बाद दादा भाई नौरोजी ने 6 प्रमुख सूत्रधार तैयार किए, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत में ब्रिटिश प्रशासन अपने आप को सही बताने के लिए पूर्व द्वारा किसी भी उपाय के बिना हमारे धन को लूट रहा था। ऑडियो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तीसरा भाग है उसका। के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा। भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1 लाख सैनिक रखकर नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है। मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई। मेरे साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए। क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी? ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा। लेकिन वो कैसे? इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन? और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी? क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी? वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए। देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं।
उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका यह प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था, जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा। दादा भाई ने देखा कि पहला कारक जिसमें इन तरह के शोषणों को सक्षम किया है वह भारत के प्रशासन की प्रकृति के कारण था, जहां देश को अपने चुने हुए लोगों द्वारा नहीं बल्कि एक विदेशी सरकार द्वारा शासित किया जा रहा है। भारत में अप्रवासियों की आमद के अभाव में दूसरी बात यह है कि इसमें श्रम और पूंजी की आमद को सीधे प्रभावित किया। दो चर जो एक अर्थव्यवस्था के फलने फूलने के लिए एक परम आवश्यकता है। तीसरा, विभिन्न नागरिक निकायों के प्रशासन कर्मियों के साथ अंग्रेजों की सेना का बड़ा खर्च भारत के खजाने से किया गया। इससे अतिरिक्त चौथे कारक में इंग्लैंड के निर्माण के साथ भारत के द्वार वहन किए गए विविध खर्चों के बारे में बताया गया और जो भारत द्वारा वहन किए गए थे। पांचवें बिंदु ने दर्शाया कि किस प्रकार मुक्त व्यापार के नाम पर भारत के संसाधनों से बिना किसी प्रकार के समझौते के लिए लूटा जा रहा था। वहां देश के लोगों के लिए अच्छे पैकेज वाली नौकरियां दी जाती थी। इस धन लूटने के अंतिम औचित्य की बात की गई और कैसे भारत के धन की लूट की जा रही थी, क्योंकि अधिकांश आय कमाने वाले स्वयं विदेशी थे और उनके द्वारा अपनी भूमि पर लौटने के कारण पूंजी की जबरदस्त हानि हुई थी। उन्होंने बोला कि प्रशासन भारत के राजस्व की जबरदस्त हानि का प्रमुख कारण था, जो 200 से 300 मिलियन पाउंड को भी प्रतिपूर्ति नहीं किया जा रहा था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राजनीति में कदम रखा और दृढ़ता से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निजीकरण का विरोध किया था। इन संबंध में दादा भाई ने ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भी भेजी थी और ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात पर नजरअंदाज करते हुए लीज को रिन्यू कर दिया था। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों की अज्ञानता की वजह से था। अहमदाबाद के पारसी समुदाय ने एक डॉक्यूमेंट्री दादा भाई नौरोजी के ऊपर बनाई थी। पारसी समुदाय अहमदाबाद में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसके मेरे पास 3 भाग है। आइए देखते हैं पहला भाग। To become a member of the British Parliament. The first Indian to start an Indian company in Britain. The first Indian to become a professor at the British Elphinstone Institute in Mumbai. The first Indian who exposed British rule by his book, Poverty and Un-British Rule in India. The first Indian who founded East India Association and co-founded Indian National Congress. The first Indian who gave us the call of home rule, Swaraj. The great leader who was the mentor of Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale and Mohandas Karamchand Gandhi. The legendary leader who has roads named in his honor in 3 countries, India, Pakistan and Britain.
a man whom the father of the nation Mahatma Gandhi called the father of the nation, the grand old man of India, Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji, the grand old man of Indian nationalism and father of the Indian freedom struggle, was a legend with a multidimensional personality, an intellectual, educator, economist, writer, journalist, businessman, early Indian political leader, member of parliament, social reformer, pioneer in many fields, and above all, a Parsi gentleman. Dadabhai Naoroji was born in Mumbai in a Parsi family. His father, Naoroji Palanji Dordi, was a Parsi priest who died when Dadabhai was just 4 years old. His mother, Manikbai, single-handedly raised the family and played a very important role in making Dadabhai the person he grew up to be. This is what Dadabhai always said about his mother. She made me what I am. Dadabhai studied at the prestigious Elphinstone Institute of Mumbai and later became the first Indian professor there. Dadabhai founded Gyan Prasarak Mandali to promote girl education, Ranumai Mazdayasni Sabha to restore the Zoroastrian religion to its past glory, and also founded a fortnightly publication, Rast Goftar, to tell the truth to the common man. Dadabhai left for London and launched the first Indian company in Britain. Later, he became a professor of Gujarati at University College London. Dadabhai founded the East India Association in London, one of the predecessor organizations of the Indian National Congress. दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा लूट की इस पूरी प्रक्रिया को पैशाचिकी के रूप में वर्णित किया है, जहां पूंजी के साथ भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपने लिए किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए वो यह लेख बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मुक्त व्यापार के नाम पर प्रशासन द्वारा की गई प्रक्रियाओं की वास्तविक तस्वीर के प्रकाश में लाया था। उन्होंने अंग्रेजों के निवेश को नहीं देखा, जैसे कि भारत में रेलवे की स्थापना के रूप में पर्याय रूप से भारत से लूटा हुआ धन वापस देने के समान था, क्योंकि उनका मन नहीं था कि इन निवेशों से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश को भारतीय उपमहाद्वीप से संसाधनों को जुटने की मदद मिलेगी, जिससे देश को एक और नुकसान होगा। ब्रिटेन संसद में एक भारतीय चुनकर पहुंचा। यह कैसे हुआ? यह ऐतिहासिक घटना का आज के दौर में क्या महत्व है, उसकी बात करेंगे। दादाभाई नौरोजी की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं कि वह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। महात्मा गांधी से पहले वो भारत के सबसे प्रमुख नेता थे। दुनिया भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी की तरह भी जाने जाते थे। दुनिया भर में पैदा हुए कई नए संकट के बीच दादाभाई को याद करना फिर जरूरी हो चुका था। उनका जीवन इस बात का गवाह है कि कैसे प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति इतिहास के काले अध्यायों में भी एक रोशनी की किरण की तरह है। नौरोजी का जन्म बॉम्बे के एक गरीब परिवार में हुआ था। वह उस वक्त की पब्लिक स्कूलिंग के नए प्रयोग का किस्सा कैसे बने, उसकी भी हमने बात की। उनका मानना था कि लोगों की सेवा ही शिक्षा का नैतिक ऋण चुकाने का जरिया है। लड़कियों की पढ़ाई पर भी उन्होंने जोर दिया था। अहमदाबाद पारसी समुदाय द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री मैं आपको दिखाने जा रहा था, उसका दूसरा भाग है, वो देखते हैं। Dadabhai was co-founder of the Indian National Congress and also 3 times president of the party in 1886, 1893 and 1906. Dadabhai created history and became the first Indian member of the British Parliament and also became the voice of India there.
In his maiden speech in the British Parliament, Dadabhai said, "For the first time during more than a century of settled British rule, an Indian is admitted into this house as a member of an English constituency. That, as I have said, is a unique event in the history of India, and I may also venture to say, in the history of the British Empire." I would like to say that Dadabhai Naoroji was the most outstanding, most prominent Indian political, economic and national figure, international figure before the arrival of Gandhi into the Indian political scene. He stood for rational, secular and progressive values. He stood for multicultural, multi-ethnic and multilingual society. This is his great contribution. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak wrote, "If we 28 crores of Indians were entitled to send only one member to the British Parliament, there is no doubt that we should have elected Dadabhai Naoroji unanimously to grace that post." Gopal Krishna Gokhale said, "We have full trust in Dadabhai's moral and political wisdom. He is the only leader to have a convincing rapport between the rulers and the ruled." M.K. Gandhi wrote, "I am still a novice here, and you are well acquainted with the problems of Indians in Africa. Kindly guide me and make necessary suggestions which will be received as from a father to a child." Dadabhai's historical address to Lahore Congress in 1893 was, "Whether I am a Hindu, a Mohammedan, a Parsi, a Christian, or any other creed, I am above all an Indian. Our country is India. Our nationality is Indian." Dadabhai Naoroji wrote another book, Poverty and Un-British Rule in India, to explain his drain of the wealth theory. This created public opinion against British exploitation. Dadabhai was the first leader who gave us the idea of Swaraj in Calcutta Congress in 1900. दादाभाई नौरोजी का देश और देशवासियों के प्रति उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। दादाभाई नौरोजी ने न केवल अपने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों के बीच विशेष रूप से ब्रिटिश संसद में संसद के एक आधिकारिक सदस्य के रूप में हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। मुंबई में दादाभाई नौरोजी रोड, कराची पाकिस्तान में दादाभाई नौरोजी रोड, केंद्र सरकार के सेवकों की आवासीय कॉलोनी नेरोजी नगर, दक्षिण दिल्ली और लंदन के सेक्शन में नेरोजी स्ट्रीट सहित कई स्थलों और स्थानों पर उनका नाम सम्मान से रखा गया है। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।